the सूट पहनने से और टाई पहनने से कुछ नहीं होता। हम लोग ये बातें बहुत करते हैं, परंतु ज़्यादातर क्या होता है इसमें बातों के बाद जैसे ही हम हॉल से बाहर निकलते हैं आदमी अपने असलियत से विचारों पे आ जाता है। तो ये कहना है कि आपने सूट पहना है तो वो फिरंगी हो गया या अंग्रेज हो गया और हिंदी नहीं बोल सकते, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा आपको हिंदी में लगेगा तो मैं हिंदी में बोलूँगा। बहुत बढ़िया। अगर किसी व्यक्ति को कुछ पर्टिकुलर टर्म है, कोई टेक्निकल टर्म है, कुछ वो हो तो हिंदी में अंग्रेजी में जिससे बोलना चाहे समझना चाहे वो समझ सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है मैं अपने प्रेजेंटेशन में पूरा नहीं कहूँगा। बाकी और 3 लोग हैं पैनल में। धीरेन्द्र जी हैं जो काफ़ी अच्छे, धीरेन्द्र कुमार जी जो ये बताएंगे आपको कि एक आम व्यक्ति जो शहर में रह रहा है वो कैसे उस स्मार्ट सिटी का पार्ट बन सकता है, वो कैसे उसमें इन्वेस्ट करके अपने धन से जो उसके पास धन है वो कैसे और आमदनी अर्जित कर सकता है। उसके बाद एक और पंथ जी हैं, 2 पंथ हैवीली लोडेड पंथ पैनल मैंने पहली बार देखा, वो भी आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बताएंगे। फिर सुधीर मलिक जी हैं जो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में किस तरह की साझेदारी और उससे किस तरीके से स्मार्ट सिटीज को फायदा हो सकता है। मैं अपना प्रेजेंटेशन पूरा नहीं करने वाला, आधे पे छोड़ दूंगा क्योंकि बाकी लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। हम लोग उस पर नहीं जा रहे कि स्मार्ट सिटी पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस समय हम लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये जो स्मार्ट सिटीज बनेंगी ये कौन सी होंगी, मतलब जो 100 हैं वो 100 शहर कौन से होंगे जो स्मार्ट होंगे, वो जो 100 स्मार्ट शहर होंगे उन 100 स्मार्ट शहरों में क्या चीजें होंगी। अभी हम सब लोग एक आइडिया लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें ये होगा और इसमें वो होगा। केवल 10 तारीख को सरकार ने एक वेबसाइट स्टार्ट की जो आपसे काफी लोगों ने इसको देखा होगा, indiansmartcities.in, और उसमें से आधी से ज्यादा चीजें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण में है वो वेबसाइट। उसमें आपको 2 पेज का एक नोट मिलेगा जो आपको कुछ नहीं बता पाएगा कि वो स्मार्ट सिटीज में जो स्मार्ट शहर है उसमें क्या है। मैं एक इकोनॉमिक एनालिस्ट हूँ और मेरा कार्य ये है कि जो भी एक सरकार की नीति है उस नीति का विश्लेषण करना। वो सरकार कौन है, किस पार्टी की है, कौन व्यक्ति उसके आगे है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। तो हम लोगों का जो कार्य है कि नीतियों का विश्लेषण करना। अभी थोड़ा सा मैं पिछले सेशन पे चले जाता हूँ। बात हुई शहरी की ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा। अगर आप में से किसी व्यक्ति को ध्यान हो, आज से 10 साल पहले 10-12 साल पहले एक स्कीम आई थी पूरा। उस पूरा स्कीम के बारे में इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोगों को पूरा का फुल फॉर्म पता है? 1 2। ये एक त्रासदी है हमारी कि हम सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में बात करते हैं, मुश्किल से 10% लोगों को पूरा के बारे में पता है। पूरा का मतलब था प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, कि ग्रामीण क्षेत्रों में वही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो शहरी क्षेत्रों में है। और आज के समय हमारे शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं हैं उसका क्या हाल है ये आप सब लोग जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? कोई सिंपल डेफिनेशन नहीं है। तो उसमें क्या है, लोगों ने एक विजन बनाया है अर्बन स्पेस में कि इकोलॉजिकली फ्रेंडली होगा। जैसे एनवायरनमेंट की बात की गई कि एनवायरनमेंट के हिसाब से होगा, टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल होगी और प्लानिंग जो होगी बहुत अच्छी होगी। जैसे आप लोगों में से जो भी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन पे जिसने कुछ कार्य किया या जिसका ट्रांसपोर्टेशन पे इंटरेस्ट है, दिल्ली में एक डिमिट्स बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था दिल्ली सरकार के अंदर, डिमिट्स, जिसका काम था दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उसका आइडिया ये था कि आपका जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आपका मेट्रो और बस, ये दोनों इंटीग्रेटेड हो। अब हमारा इंटीग्रेशन किसके कारण है? ग्रामीण सेवा या मेट्रो सेवा?
जो सड़क पर रेड लाइन और ब्लू लाइन के काउंटर पार्ट है। जिस तरीके से वो लोग सड़क पर चलते हैं, उसके बाद क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। जैसे इस समय मेट्रो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, और उसके कारण अगर कोई ये बोले कि हमें शहरी क्षेत्र में, अगर दिल्ली वाला कोई व्यक्ति खड़े होकर बोले कि दिल्ली में शहरी क्षेत्र में कुछ सुविधा नहीं मिली, तो कृपया करके दिल्ली के, हिंदुस्तान के किसी और शहरी क्षेत्र में जाके वहाँ की सुख सुविधाओं का और दिल्ली का आपस में तुलनात्मक अध्ययन कर लें। बहुत सारे लोग जो बम्बई बहुत सारा टाइम रहने के बाद दिल्ली आते हैं, उनका ये होता है कि दिल्ली एक अच्छा शहर है बॉम्बे से रहने के लिए, अगर थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हो जाए। उसके बाद क्या है, एक स्मार्ट सिटी काउंसिल है, तो ये कहता है कि डेटा जो है आपके पास उसका इस्तेमाल करके, और उसके बाद आप ऐसी चीज दें शहरों को कि जो लिवेबल हो, रहने लायक हो, काम करने लायक हो, और उसमें जो चीज हो वो सस्टेन कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू आता है सस्टेनेबिलिटी पे। आज हम कुछ चीज बनाते हैं, क्या हम उस आधारभूत ढांचा है या कोई भी चीज है उसको हम सस्टेन कर पाते हैं या नहीं। हमने बड़ी बात की, हम 9%, 9.5% पे ग्रो कर रहे हैं, हम सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो हमारा ग्रोथ आ रहा था उसके बैकबोन में पीछे जो हमारे पास जो चीजें चाहिए थी वो हमारे पास नहीं है। वो अगले 10 साल तो वो नहीं हो सकता। जैसे भी हम 2 साल या 3 साल 9% पे ग्रो करेंगे, फिर हम दोबारा लुढ़क के वो खाई के नीचे आगे गिरेंगे। अब वो खाई क्या होगी, 6 होगी, 6% होगी, 4% होगी, वो उस समय के क्या सरकार की पॉलिसी है, क्या उनके प्रोग्राम है, पॉलिसी है, उसके हिसाब से हो। सर, हमें स्मार्ट सिटी चाहिए क्यों? स्मार्ट सिटी की बात कर ली, पर क्यों करें, क्यों चाहिए? क्योंकि कह रहे हैं कि अर्बन एरिया जो है ग्रोथ इंजन है। इस समय ये है कि तकरीबन 60% जो हमारे देश की आमदनी है वो अर्बन क्षेत्र से, शहरी क्षेत्रों से आती है। सारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी यही कंसंट्रेट है, और इस कारण आपका रूरल अर्बन खाई जो है दोनों के बीच में, अर्बन एरिया यहाँ जाते जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र नीचे जाते जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पलायन करते हैं। किस लिए? नौकरी की तलाश में, किस लिए? बच्चे की पढ़ाई की तलाश में के लिए, या घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके इलाज के लिए। अब अगर हम इन दोनों चीजों का सामंजस्य नहीं बैठा पा सके तो क्या होगा? ये शहरी क्षेत्र और ऊपर जाता जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र और नीचे जाता जाएगा। जो दोनों क्षेत्रों के बीच में जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, वो असमानता बढ़ती जाएगी। और किसी भी देश में जैसे ही असमानता बढ़ेगी, चाहे वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की असमानता है, चाहे वो जाति के हिसाब से असमानता है, चाहे वो धर्म के हिसाब से असमानता है, चाहे वो एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र रीजन के हिसाब से असमानता है, वो उस देश में हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। अब अगर हम बात करें कि शहरी क्षेत्रों में जो हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसका अध्ययन करें, वो क्या है, कितनी सेटिस्फैक्ट्री है। मेरे ख्याल से अगर आप इस गोष्ठी को छोड़ के किसी भी गोष्ठी में जाके कहीं भी पूछें तो मुश्किल से 1% व्यक्ति अगर मिल जाए जो कहे कि वो शहरी क्षेत्र में जो सुविधाएं मिलती हैं उससे वो खुश है, पूरी सेटिस्फाइड नहीं। सरकार ने क्या किया? 2005 में बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जिसमें पूरे देश में से 65 शहरी क्षेत्रों को सेलेक्ट किया गया था। पहले वाले सेशन में एक सज्जन ने लिस्ट दिखाई थी, 40 लाख से 4 मिलियन से ज्यादा वाले शहर, 1 से 4 मिलियन, स्टेट कैपिटल, टाउन ऑफ टूरिस्ट सेंटर। तो इस हिसाब से 65 शहरों को इसमें एक रखा गया था। और उसमें क्या था कि अगर उसमें सरकार ने, केंद्र सरकार ने आपका 46,787 करोड़ ये केंद्र सरकार की तरफ से ग्रांट थी। उसमें जो बड़े शहर थे उनको ग्रांट कम थी, छोटे शहरों को ग्रांट ज्यादा थी।
जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं हमारे 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में और 3 स्टेट हमारा नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, उसमें 90% केंद्र सरकार की तरफ से सहायता अनुदान था, 10% राज्य सरकार की तरफ से अनुदान था। इतना सब होने के बावजूद भी सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के 3/4 से ज्यादा उस अनुदान का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब इस अवस्था में, जबकि पहले बोला गया कि अर्बन एरिया जो है वो राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट लिस्ट में, जब ये पैसा पड़ा था, राज्यों को बोला गया आपको क्या करना है, आपको अपने शहरों में पानी वाटर सप्लाई को इंप्रूव करना है, आपको सैनिटेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको ड्रेनेज के लिए प्रोजेक्ट बनाने हैं। ब्रिज टू वाटर प्रोजेक्ट बॉम्बे सिटी को दिया गया जब 2005 में वो जब जलमग्न हो गया था, उसके बाद 12,500 करोड़ का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा, 12,500 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो बीएमसी बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसका बजट, सालाना बजट हिमाचल प्रदेश राज्य के बजट से ज्यादा है। उस एक पर्टिकुलर शहर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका बजट हिमाचल प्रदेश शहर के राज्य के बजट से ज्यादा है, वो अभी तक उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ये स्कीम जब खत्म हुई तो पुराने शहरी मंत्री जो थे कमलनाथ जी का, उनका स्टेटमेंट था कि सबसे बड़ा चैलेंज जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होगा वो ये है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो राज्य सरकारें हैं उनके पास मैन पावर नहीं है। सीरियस इश्यू है कि उन लोगों की, जो व्यक्ति वहां बैठे हुए कर रहे हैं काम, अगर यहाँ पे कोई सरकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या राज्य सरकारों से कोई व्यक्ति है तो मैं उनसे माफी चाहूंगा, पर ये कमलनाथ जी की स्टेटमेंट है जो सदन के पटल में उन्होंने रखी है लोकसभा में, कि क्वालिटी ऑफ मैन पावर इन अर्बन स्पेस इज मेजर बोटलनेक टू इंप्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली जैसा शहर केवल 50% अनुदान का इस्तेमाल कर पाया था JNNURM के अंतर्गत। दिल्ली जैसे शहर को केंद्र सरकार से अनुदान जो था वो था कोई आपका 2,500 करोड़ के करीब। दिल्ली जैसा शहर 50% इस्तेमाल कर पाया। गोवा 25% अंडर यूटिलाइजेशन, बिहार 39% अंडर यूटिलाइजेशन, केरल 39% इस्तेमाल नहीं कर पाया, मिजोरम 44% इस्तेमाल नहीं कर पाया, पंजाब 45% को इस्तेमाल नहीं कर पाया, झारखंड 48% और मेघालय आधा अनुदान जो केंद्र सरकार से था वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगर हम इस अवस्था में हम कहते हैं कि हम 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे और उन स्मार्ट शहरों को बनाने का जिम्मा केंद्र सरकार या उस शहर में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल बोर्ड है उसके अंतर्गत है, तो इस आंकड़े को देख के क्या आपको उम्मीद है कि वो लोग ये कर पाएंगे? क्योंकि हम जो स्मार्ट सिटी में, जो शहर में जो बात हो रही है, वो बात हो रही है कि JNNURM में जो इंप्रूवमेंट होना था उससे भी ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट होना है। हमें ये नहीं पता ये पूरा चीज जो है इसमें कितना खर्चा आया, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि इस पूरे चीज में कितना क्या होना है तो तब तक हमें खर्चे का अंदाजा नहीं। जबकि हमेशा हम ये कहते हैं कि छोटा आदमी जो होता है वो ज्यादा अच्छा बराबर नहीं होता, ज्यादा अच्छे इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। जो छोटे शहर थे पूरे हिंदुस्तान के 668 छोटे शहरों ने 3/4 से ज्यादा अनुदान का इस्तेमाल किया। अब इस समय हमारे सामने क्या है कि स्मार्ट शहरों के लिए कोई 60,060 करोड़ का बजट इस बजट में रखा गया है, प्रावधान रखा गया है, जो कि अंत नहीं है, क्योंकि ये 60,060 करोड़ बहुत ज्यादातर खर्चा इसमें से उसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में लगेगा, कुछ GIS मैपिंग में लगेगा और कुछ सेमिनार वगैरह में खर्चा होगा। तो असली खर्चा क्या है वो उस समय किसी को मालूम नहीं।
क्योंकि अगर हम 63 सिटी देखें JNNURM में, उसका खर्चा जो था वो था आपका 1,20,536 करोड़। जो टोटल प्रोजेक्ट JNNURM के अंदर सोचे गए थे उनका खर्चा था 1,20,536 करोड़। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 100 शहरों की बात हो रही है उसमें हमें कितना खर्चा आने की उम्मीद है और किस तरीके से वो आएगा। वही जो पेपर मैंने आपको मेंशन किया जो स्मार्ट सिटीज में अभी 2 दिन पहले अपलोड हुआ है, इंडियन स्मार्ट सिटीज.in, तो उसमें कुछ उन्होंने ऑप्शन दिए कि कहाँ से पैसा आएगा, कि मल्टीलैटरल से आएगा। मल्टीलैटरल कौन है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, जीका हो गया। इनसे पैसा लेने का थोड़ा सा फायदा ये होता है कि इस पे इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नॉमिनल होता है कि आपको 2% पे पैसा मिला है और उस पैसे को जो वापस करना है वो आपको कोई 30 साल के हिसाब में वापस करना है। आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको 10 साल से ज्यादा के लिए नहीं देगा। अगर आप बॉन्ड रेज करते हैं, वो तो खैर हिंदुस्तान में भी वो परंपरा ही चालू नहीं हो पाई है, थोड़ा बहुत एक दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया तो भी आपको 10 साल या 15 साल से ज्यादा पैसा नहीं मिलता। दूसरा है PPP, ट्रिपल P, जो है निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में साझेदारी। अब एक उदाहरण आपके सामने है, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बना था जो PPP पे बना था, जिसमें MR जो था वो निजी क्षेत्र था और सरकारी क्षेत्र जो था वो DDA था कि DDA ने अपना जमीन दिया, MR ने मकान बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में इतना खर्चा हो गया कि MR ने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं ये मकान नहीं बना सकता गेम्स के लिए। तो फिर DDA ने उसे MR ग्रुप को पैसा दिया जो कि एक विश्व की जानी मानी मिडिल ईस्ट की कंस्ट्रक्शन फर्म है। तो DDA ने उसे पैसा दिया, उसके बाद वो मकान पूरे हुए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग में क्या है, ये ज्यादातर कॉन्सेप्ट ये चालू हुआ जिस समय हम रोड डेवलपमेंट की सड़क बनाने की बात कर रहे थे कि सड़क पे ट्रैफिक नहीं है, टोल नहीं आएगा और 15 साल के कंसेशन में पैसा नहीं मिलेगा। तो सरकार अपनी जेब से पैसा देती है कि हम ये लीजिए, आप ये जो भी रोड बना रहा है तो सरकार अपनी तरफ से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया देगी और उसके बाद वो प्रोजेक्ट बनेगा। एक ऑप्शन ये है। अब ये मानना है हमारा कि अगर तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें 100 किलोमीटर का रोड पड़ना है तो उसमें सरकार को भागीदारी रखने की कोई जरूरत नहीं कि सरकार उसमें एंटर करे, फिर सरकार कहे नहीं मैंने इक्विटी डाली, इस कारण रोड का कंट्रोल मेरे पास होगा। तो जो प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होना है 5 साल में पूरा होगा। तो सरकार को पैसा देके प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर दिया, तो आप इसको बनाइए। दूसरा है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मैंने आपको बताया, और एक और ऑप्शन है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। अब इस फंडिंग ऑप्शन तो वो कुएं की था क्या है, कितना गहरा है वो कुआं। मैं 4 साल उसको स्टडी करके मुझे नहीं पता चल पाया कि कुआं कितना गहरा है। कुछ लोग यहाँ अकाउंट्स के भी होंगे, चार्ट CAs भी होंगे। अगर आपको रिवेन्यू साइड में एंट्री मिले जो नेट हो कि एक पर्टिकुलर हेड में इतना पैसा आया और इतना खर्चा हुआ और वो नेट होकर रिवेन्यू में एंट्री है, जबकि प्राइवेट सेक्टर अपनी बैलेंस शीट को बढ़ाता है और यहाँ ये कॉर्पोरेट ये एंटिटी है जो कि बैलेंस शीट का साइज कम कर रहा है कि मेरे को यहाँ पे जैसे होटल कह रहा है कि मेरे को यहाँ से 5 लाख रुपया मिला आज का, ये तो वो रेवेन्यू साइड में 5 लाख दिखाएगा और जैसे जो भी खर्चा हुआ स्टाफ कॉस्ट के लिए उस पर मेरा 2 लाख का खर्चा हुआ तो 5 लाख वो रेवेन्यू में दिखाएगा, 2 लाख रुपया वो दिखाएगा एक्सपेंडिचर में। और ये महानुभाव 5 लाख में से 2 लाख निकाल के 3 लाख रुपए रेवेन्यू दिखा। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको ऐसे संस्था अगर बॉन्ड करने जाए तो कौन उसे पैसा दे, क्योंकि लोगों को यही विश्वास नहीं हो, यही पता चल पाता कि उस कुएं की थाह कितनी है, कितना गहरा है, उसके पास कितना लोन है, वो तक नहीं मालूम कि उस समय अब शायद 3 बनने के बाद उनका अकाउंट ठीक हो गए हो,
उस समय ये मालूम नहीं था कि एमसीडी का जो उधारी है, जो डेट है, वो कितनी है। तो हमारा क्या मानना है कि एक स्पेशल पर्पज व्हीकल जो होता है कि आपने एक अलग एंटिटी बनाई स्टेट लेवल पे, जो उस राज्य में जो भी स्मार्ट शहर बन रहे हैं एरिया, उसमें केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा, और वो पैसा कहां आया, कहां गया, कहां खर्चा हुआ, उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसको पैसा बाजार से 12% पे उठाना पड़ेगा वायबिलिटी गैप फंडिंग लेके, और वही वायबिलिटी गैप फंडिंग अगर केंद्र सरकार इक्विटी उसमें डालता है तो वो पैसा उस एंटिटी के लिए, स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए 3% या 4% में 30 साल के लिए। इसके कारण क्या होता है कि आपका पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। आप जो यूजर चार्ज लेवी करते हैं, तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि यूजर चार्ज जो है उससे आपको इतना पैसा कम से कम आना चाहिए, जो सोशल प्रोजेक्ट है, कि आप उससे साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो रिकवर कर पाए। तो आप यूजर चार्ज को भी आप कंट्रोल कर पाते हैं। और दूसरा जो लास्ट में जो हमने बोला कि डेडिकेटेड रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर टैक्स सर्विस, कि उसमें से आप एक पैसा निकाल के अलग खाते में डालते हैं, जिस खाते से आप ये जो मल्टीलैटरल हैं उनका पैसे का भुगतान करते हैं। तो अभी मैं यहीं पे रुकूंगा और